अभी हम क्या पढ़ेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, अब पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल की वजह से पोटेंशियल क्या आएगा, तो सेम है, इसका भी दो पोजीशन होता है जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में कैलकुलेशन किया था, एक एक्सियल पोजीशन है, एक इक्वेटोरियल पोजीशन है। तो पहले हम एक्सियल पोजीशन का कैलकुलेशन करते हैं। एक्सियल पोजीशन तुम्हें पता है कि जिस डायरेक्शन में डाइपोल है, जिस लाइन में रहेगा उसी लाइन में, सपोज यहाँ पे तुम्हारा नेगेटिव चार्ज है Q और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है 2L। सेम टू सेम डेरिवेशन है कि हम यहाँ से d डिस्टेंस दूरी पे एक पॉइंट मान रहे हैं P पॉइंट और A पॉइंट है, तो उस पॉइंट में पोटेंशियल लिखेंगे। तो पोटेंशियल क्या लिखेंगे, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है, तो डायरेक्टली लिखना है पॉजिटिव चार्ज की वजह से कितना हो जाएगा KQ बाय D प्लस L, नेगेटिव चार्ज की वजह से माइनस KQ से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से KQ बाय D माइनस L, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, नेगेटिव चार्ज KQ बाय D प्लस L। अब इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा देखो, D प्लस L इंटू D माइनस L, KQ कॉमन रख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा देखो, D प्लस L माइनस D माइनस L। अब इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, और ब्रैकेट ओपन करें, D कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा 2KQL बाय D स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब इसमें वही चीज करते हैं, क्या करते हैं, L क्या है बहुत छोटा है D से, तो L को हम नेगलेक्ट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा K इंटू 2QL बाय D स्क्वायर, और K डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा Q इंटू 2L, चार्ज इंटू डिस्टेंस, तो ये कितना हो जाएगा KP बाय D स्क्वायर। अब पोटेंशियल कितना हो गया KP बाय D स्क्वायर। एक्सियल पॉइंट में पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना होगा KP बाय D स्क्वायर। अब इक्वेटोरियल पॉइंट देखते हो, देखो इक्वेटोरियल पॉइंट क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे माइनस चार्ज है Q, यहाँ पे क्या है प्लस चार्ज है Q, और पॉइंट यहाँ पे मान लो कि ये डिस्टेंस कितना है D है। अब इस पॉइंट में पोटेंशियल क्या होगा देखो, अगर नेट पोटेंशियल लिखोगे तो इसके वजह से कितना होगा, सपोज ये डिस्टेंस तुम्हें R है, तो KQ बाय R माइनस नेगेटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव चार्ज की वजह से कितना KQ बाय R, पोटेंशियल कितना हो गया 0 हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डाइपोल का इक्वेटोरियल पॉइंट में पोटेंशियल कितना है 0 है। अगर पोटेंशियल 0 है, देखो इस पॉइंट में देखो पोटेंशियल क्या होगा 0, इस पॉइंट में भी 0, तो ये पूरा लाइन में पोटेंशियल क्या होगा 0, और इसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल लाइन। इक्विपोटेंशियल लाइन बोल गया जहां पे पोटेंशियल सेम है, तो उसको हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल। तो अगर इस जो परपेंडिकुलर लाइन है इसमें क्या पोटेंशियल 0 है, तो 0 मतलब क्या सेम है हर पॉइंट का, तो इसको क्या बोलेंगे इक्विपोटेंशियल लाइन। ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, डाइपोल का इक्वेटोरियल पोजीशन क्या इक्वेटोरियल लाइन है। अब एनी पॉइंट क्या निकाल देते हो, एनी पॉइंट, सपोज ऐसा डाइपोल है और कोई पॉइंट R है, पोजीशन R है, ये एंगल थीटा है। सेम चीज करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इधर कितना हो जाएगा P cos थीटा डाइपोल, इधर कितना हो जाएगा P sin थीटा। अगर इस पॉइंट में पोटेंशियल लिखेंगे V, तो V क्या लिखेंगे P cos थीटा डाइपोल की वजह से कितना हो जाएगा KP cos थीटा बाय R स्क्वायर। P sin थीटा डाइपोल के लिए 0 है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा KP cos थीटा बाय R स्क्वायर। थीटा क्या है एंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर्ड फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। उसका मतलब है कि एंगल हमेशा डाइपोल से मेजर करेंगे, ठीक है। सपोज मैं बोलूंगा कि यहां पे एक पॉइंट है और ये एंगल थीटा है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या लिखेंगे देखो, अब इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या लिखेंगे KP cos एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा बाय R स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा माइनस KP cos थीटा
बाय आर स्क्वायर। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये थीटा, क्योंकि इसमें बच्चे गलती करते हैं हमेशा। एंगल हम कहाँ से मेजर कर रहे हैं, यहाँ से मेजर कर, इस पॉइंट के लिए एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो जब भी एंगल मेजर करेंगे हम डाइपोल से एंगल मेजर करेंगे, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें गलती करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पोटेंशियल का डिस्कशन। अब इसमें क्वेश्चन करते हैं। देखो अब देखो दो क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है दोनों। ये डाइपोल है, ए पॉइंट में पोटेंशियल चाहिए, तो पोटेंशियल के लिए क्या रहेगा फॉर्मूला के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। तो इसको ज्वाइन करो, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा r इक्वल टू 5, ये एंगल कितना हो जाएगा cos थीटा, ये कितना है 3 है 5 है, तो के पी cos थीटा कितना है 3/5 बाय आर स्क्वायर कितना है 5 का स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेम टाइप का क्वेश्चन है बट थोड़ा सा फॉर्मेट अलग है। तो बोल रहा है कि फाइंड वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम ए टू बी। एक चार्ज क्यू है, उसको हम ए से बी तक लेकर जाना है, तो कितना वर्क डन होगा। तो वर्क डन हम क्या लिखते हैं डेल्टा यू, चेंज इन पोटेंशियल। चेंज इन पोटेंशियल मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, मतलब यहाँ पे फाइनल कहाँ पे ए से बी तक मूव किया, तो यू बी माइनस यू ए, ये क्या है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या लिखते हैं क्यू इंटू पोटेंशियल ऑफ बी माइनस क्यू इंटू पोटेंशियल ऑफ ए। तो मतलब अल्टीमेटली क्या पूछ रहे हैं, ए और बी का पोटेंशियल ही पूछ रहे हैं। अगर ए और बी का पोटेंशियल हम निकाल दिए फिर बाकी तो इजी हो जाएगा। तो क्यू कितना हो जाएगा वर्क डन बी बी माइनस बी ए। अब लिखना शुरू करते हैं, बी ए क्या लिखेंगे, सपोज ये डिस्टेंस कितना है 5 हो जाएगा, 3 4 है, तो सेम टाइप का है, तो ये एंगल कितना है 37 डिग्री, और cos थीटा क्या लिखेंगे 3/5। तो भी ए कितना हो जाएगा माइनस सॉरी के पी cos थीटा बाय आर स्क्वायर। भी क्या लिखेंगे, देखो सपोज ये डिस्टेंस r है, ये भी सेम टाइप का है, ये डिस्टेंस कितना -3, ये 4, ये एंगल भी अगर थीटा लेंगे तो भी क्या लिखेंगे के पी कॉस कितना है 180 माइनस थीटा बाय आर स्क्वायर, मतलब क्या माइनस के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो बी बी माइनस बी कितना हो जाएगा, देखो क्यू ये माइनस के पी कॉस थीटा, तो ये तो -2 के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। उसके बाद उसका वैल्यू डाल देना है 2q -2 के पी कॉस थीटा कितना हो जाएगा 3/5 बाय आर स्क्वायर कितना है 5 का स्क्वायर। तो ये हो गया आंसर तुम्हारा वर्क डन। पोटेंशियल व्हेन डाइपोल इज गिवन इन वेक्टर फॉर्म। एक फॉर्मूला है जो कि याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सपोज किसी पॉइंट दिया है डाइपोल, सपोज ये दिया है तुम्हारा डाइपोल पी वेक्टर, सपोज ये एक पॉइंट है ए पॉइंट, तो इस पॉइंट में अगर पोटेंशियल निकालना है, ये है आर वेक्टर, कुछ भी दे सकते हो डाइपोल को, कोई भी वेक्टर दे दिया, डिस्टेंस में कोई वेक्टर दे दिया, इस पॉइंट में पोटेंशियल चाहिए, पोटेंशियल इक्वल टू के पी डॉट आर वेक्टर बाय आर क्यू, इसको याद रखना है। अगर वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है डाइपोल और डिस्टेंस और उसका पोटेंशियल निकालने के लिए पी डॉट आर बाय आर क्यू लगाना है, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, सपोज ऐसे दिया फाइंड ऐसे दिया है फाइंड पोटेंशियल एट 3,4 इफ डाइपोल दिया है i माइनस जे, तो आर वेक्टर कितना हो जाएगा 3i प्लस 4j। तो पोटेंशियल क्या लिखेंगे के पी डॉट आर बाय आर क्यू, तो डायरेक्टली लगा सकते हो पी डॉट आर कितना हो जाएगा i माइनस जे डॉट 3i प्लस 4j बाय आर क्यू कितना हो जाएगा, आर का मैग्नीट्यूड कितना है 5 है, तो 5 का क्यूब, तो के ये कितना हो जाएगा
3 माइनस 4/125 माइनस k/125। अगर कोई वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। अब देखो, अब हम डिस्कशन करेंगे डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल को रखेंगे तो डाइपोल का क्या होगा उसका डिस्कशन करेंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सोचो ऐसा है। और इसके अंदर मैंने डाइपोल को रखा, मैंने 4 केसेस बताऊंगा। सपोज डाइपोल को ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, और डाइपोल को ऐसे रखा है। ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने अलग ऐसे दिखा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, ठीक है। और इसमें भी देखो डाइपोल को ऐसा रखा है, कुछ एंगल करके रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। और यहाँ पे देखो अपोजिट में रखा है ऐसे, ये भी कुछ थीटा एंगल बना रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है सब कुछ। तो एक एक करके हम चारों केस का डिस्कशन करेंगे, तो यहाँ से कुछ कंक्लूजन ड्रा करेंगे। ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखो इस डाइपोल में डायरेक्शन कैसे, राइट के डायरेक्शन में। राइट के डायरेक्शन मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो अगर सपोज और चार्ज कितना होगा, Q होगा, तो इस पॉइंट में फोर्स कितना लगेगा? पॉजिटिव चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स राइट में लगता है, नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में Q हुई। तो नेट फोर्स कितना है यहाँ पे? नेट फोर्स अगर दोनों को में सिस्टम मान लेंगे तो नेट फोर्स कितना है? राइट के डायरेक्शन में Q ही है, लेफ्ट में Q है, नेट फोर्स कितना है? 0 है। अब नेट टॉर्क कितना है? टाउ नेट कितना? 0 है। टॉर्क मतलब कि रोटेट करने का कोई टेंडेंसी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोनों फोर्स क्या है? पैरेलल है, मतलब उसी लाइन में, तो इसका रोटेट करने का कोई टेंडेंसी नहीं है, तो उसका टॉर्क कितना है? 0 लिखेंगे। सपोज यहाँ पे देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव में फोर्स कैसे लगता है? ऐसे लगता है Q हुई। पॉजिटिव में फोर्स ऐसे लगता है Q हुई। तो इसको भी नेट फोर्स कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे भी नेट फोर्स कितना है? 0 है, और नेट टॉर्क भी 0 है। अब इसका देखो, अगर डाइपोल ऐसा है तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, क्योंकि डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है। इसके ऊपर कैसा फोर्स रहेगा? Q ही ऐसे रहेगा, और इसके ऊपर ऐसे फोर्स रहेगा। अब इसके ऊपर नेट फोर्स कितना है? देखो नेट फोर्स अभी भी 0 है, क्योंकि राइट में जितना फोर्स है लेफ्ट में उतना ही फोर्स है। तो नेट फोर्स कितना है? 0 है। बट इसमें और एक कुछ आएगा, क्या आएगा? सपोज ऐसा है, ये फोर्स कैसा लग रहा है? आगे तरफ खींच रहा है, ये पीछे तरफ खींच रहा है, तो इसका ऐसे रोटेट करने का टेंडेंसी आएगा। तो उसका मतलब क्या? इसका कुछ टॉर्क एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसका हम क्या लिखेंगे? टॉर्क नेट। नेट टॉर्क कितना है? 0 नहीं है। इसका भी देखो, ये क्या है? नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव की वजह से फोर्स कैसा है? इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में Q हुई। पॉजिटिव की वजह से ऐसे, तो इसमें भी नेट फोर्स कितना है? 0 है। और टॉर्क नेट 0 नहीं है, क्योंकि रोटेट करा सकता है। मतलब ये चारों केस से हमको ये समझ में आया कि डाइपोल को देखो एक चीज कांस्टेंट है, क्या है? हमेशा नेट फोर्स 0 है। तो डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो पहला पॉइंट क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एफ नेट कितना रहेगा? हमेशा 0 रहेगा। किसी भी पोजीशन में रखो, किसी टाइप का डाइपोल हो, कैसे भी रख लो, डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो नेट फोर्स क्या रहेगा? हमेशा 0 रहेगा। अब देखो नेट टॉर्क क्या होगा? नेट टॉर्क 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे मैंने पहले 2 केस में क्या है? नेट टॉर्क 0 है, पर लास्ट में 2 केस में क्या हो जाएगा? नेट टॉर्क कुछ है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एफ नेट 0 ऑलवेज, बट टॉर्क कैन बी देयर, और मे नॉट 0। किस पोजीशन में टॉर्क 0 होगा? देखो अगर डाइपोल, सेकंड थर्ड पॉइंट लिख सकते हो कि डाइपोल, इफ डाइपोल इज पैरेलल और एंटी पैरेलल। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो नेट टॉर्क कितना है? 0 है। अगर डाइपोल पैरेलल रहेगा इस केस टाइप का और इस केस टाइप, इन दोनों केस में क्या है? नेट टॉर्क 0 है। बाकी सारे केसेस में क्या है? नेट टॉर्क एग्जिस्ट करता है।
तो हम नेक्स्ट क्या डिस्कशन करेंगे, इसको कितना टॉर्क लगा रहा है। तो ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट क्या है, डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट फोर्स ऑलवेज जीरो, नेट टॉर्क कैन बी जीरो और मे बी जीरो और may not जीरो। इफ डाइपोल इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड तो नेट टॉर्क इज जीरो, अदरवाइज नेट टॉर्क एग्जिस्ट करेगा। अब सोचो कि अगर नेट टॉर्क एग्जिस्ट करेगा, नेट टॉर्क है तो क्या होगा, रोटेट करेगा। अब हम नेक्स्ट क्या कैलकुलेशन करेंगे, ये टॉर्क कैसे लगेगा, कितना मैग्नीट्यूड लगेगा और उसको क्या इफेक्ट आ सकता है। देखो टॉर्क ऑन डाइपोल, तो पहले हम लोग समझ में आ गया कि अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, कोई भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है, मतलब डाइपोल को ऐसे कोई पोजीशन में हमने रख दिया और ये एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। तो मैं मानता हूँ कि इसको वो टॉर्क एग्जिस्ट करता है। तो सपोज ऐसा डाइपोल, तो ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, सपोज क्यू है, इनका डिस्टेंस कितना है, डी है। इसके ऊपर फोर्स कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा क्यू, और इसके ऊपर फोर्स कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा। तो इसका क्या है, नेट टॉर्क एग्जिस्ट करेगा। अब सोचो ये जो टॉर्क है कैसे रोटेट कराएगा, सेंटर के ओर रोटेट करेगा। तो इसमें जो पॉइंट्स है याद रख सकते हो, इफ डाइपोल इज नॉट अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, पैरेलल हो एंटी पैरेलल, टाउ नेट एग्जिस्ट करेगा। टाउ नेट अगर एग्जिस्ट करेगा, इट विल रोटेट डाइपोल अबाउट सेंटर ऑफ मास। ये पहले पढ़े होंगे रोटेशन में, इसका कंसेप्ट आता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट में नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स अगर जीरो है कोई ऑब्जेक्ट में, वो हमेशा अपना सेंटर ऑफ मास में रोटेट करता है। सपोज ऐसा होता है कि अगर मान लो यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया और यहाँ पे कुछ फोर्स लगाया, तो ये हमेशा अपना सेंटर ऑफ मास में रोटेट करेगा, ठीक है। तो अगर ये बोल रहा है कि अगर नेट फोर्स यहाँ पे जीरो है, तो नेट फोर्स जीरो हो तो सेंटर मास रोटेट करेगा। अगर सेंटर ऑफ मास में रोटेट करेगा, ये हो जाएगा इसका सेंटर। अब इस पॉइंट पे और टॉर्क लिखेंगे, तो टॉर्क क्या लिखेंगे, देखो टॉर्क क्या लिखे हो, देखो टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ और आर एफ साइन थीटा। अब देखो फोर्स कौन सा है, क्यू ई, आर कौन सा है, ये है तुम्हारा डिस्टेंस, और फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोल सकते हो। ये है तुम्हारा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना, d/2 sin थीटा, ठीक है। तो नेट टॉर्क जो लिखोगे तो क्या लिखेंगे, इसके वजह से कितना, क्यू ई फोर्स इनटू परपेंडिकुलर कितना, d/2 sin थीटा। और ये भी ऐसे ही घुमा रहा है, मतलब ये कैसे घुमाएगा, रोटेट करेगा हमेशा ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो ये भी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो दोनों का टॉर्क क्या हो रहा है, आड हो रहा है। तो इसके वजह से टॉर्क कितना हो जाएगा, सेम होगा, प्लस क्यू ई इंटू d/2 साइन थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, क्यू ई डी इंटू साइन थीटा। अब ई क्यू डी साइन थीटा और क्यू इंटू डी ई इंटू साइन थीटा। क्यू इंटू डी को क्या लिख सकते हैं, डायपोल मोमेंट लिख सकते हैं, चार्ज इंटू डिस्टेंस। तो ये कितना है, देखो पी ई साइन थीटा और इसको लिखेंगे पी क्रॉस ई, ये तुम्हें याद रखना है। तो टॉर्क ऑन डायपोल कितना हो गया, पी क्रॉस ई, यहाँ से याद रखो पी क्रॉस ई। तो अगर थीटा 0 डिग्री है, 0 और 180 है, टॉर्क कितना है, 0 है। 0 मतलब पैरेलल, 180 मतलब एंटी पैरेलल। इसके अलावा कहीं पे भी रहेगा तो डायपोल में टॉर्क आ जाएगा। तो मैक्सिमम टॉर्क कहाँ पर आएगा, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा कितना है 90 डिग्री है, तो साइन का मैक्सिमम होगा। मतलब डायपोल परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रहेगा, टॉर्क कितना रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, P इंटू ई। अब इसको हम कुछ क्वेश्चन करते, देखो सपोज तुम्हें बोलूंगा एक डायपोल है जो कि बना हुआ है चार्ज के माइनस क्यू और इसका मास m है, इसका मास भी m है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया 37 डिग्री में, ठीक है। तो क्वेश्चन में लिख देता हूं,
अब देखो क्वेश्चन पढ़ो पहले। ये बोल रहा है कि एक मासलेस रॉड है, एक रॉड का दोनों एंड में 2 चार्ज लगा दिया और ये डिस्टेंस बहुत छोटा है, एल लेंथ है रॉड का जो है। अब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो क्या होगा, तो ये दोनों क्या एक डायपोल बनाएंगे, डायपोल का टॉर्क आ जाएगा। टॉर्क कितना आ जाएगा, देखो फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड एंगुलर टॉर्क ऑन द डायपोल। तो डायपोल टॉर्क का फॉर्मूला कितना है, देखो टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E और PE sin थीटा। तो P कितना हो जाएगा, Q इंटू डिस्टेंस कितना L, इलेक्ट्रिक फील्ड sin 37 का वैल्यू कितना 3/5, तो 3QL बाय 5। ये हो गया टॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द रॉड। तो इससे पहले मैंने बताया ये किसके अबाउट रोटेट करेगा, रोटेट अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो मतलब सेंटर ऑफ मास, इन दोनों का सेंटर मास कहाँ पर रहेगा, इस पॉइंट पर रोटेट करेगा। तो कुछ एंगल अल्फा में रोटेट करेगा एंगुलर एक्सीलरेशन। तो उसको कैसे निकालेंगे, ये रोटेशन में पड़ेगा। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन। तो आई क्या लिखेंगे इसमें, देखो m मास से डिस्टेंस कितना है, इस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो ये डिस्टेंस कितना है, L/2 है। तो क्या लिखेंगे, m इंटू आर स्क्वायर, m इंटू L/2 का स्क्वायर प्लस m इंटू L/2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ml²/4 ml²/2। तो अल्फा कितना हो जाएगा, देखो टाउ बाय आई। टॉर्क कितना है, यहाँ पे निकाल चुके हम टॉर्क 3QEL बाय 5 बाय आई कितना है ml²/2। तो सॉल्व करो तो आ जाएगा कितना 6/5 QE बाय ml। तो ये आंसर हो गया अल्फा। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन रहेगा, अगर मान लो ऐसा रहेगा इसका मास अलग दे दिया, इसका मास अलग दे दिया, तो पहले उसका कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगा। उसका सेंटर मास निकालना पड़ेगा, फिर सेंटर मास के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। बट कंसेप्ट सेम ही रहेगा, कंसेप्ट कोई अलग नहीं है। तो जब भी रोटेट करेगा अपना सेंटर ऑफ मास के बाद रोटेट करेगा। इन इलेक्ट्रिक फील्ड सेम पहले वाला डायग्राम में देखो, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है तुम्हारा डायपोल, ये एंगल थीटा है। तो इसमें टॉर्क कितना हो जाएगा, PE sin थीटा। अब देखो अगर मान लो डायपोल को इसका रोटेशन का टेंडेंसी कैसा है, ऐसे लग रहा है फोर्स QE, और ऐसे लग रहा है इसका रोटेशन टेंडेंसी कैसे ऐसे है। उसका मतलब क्या है, अगर मान लो डायपोल को मैंने ऐसे कर दिया तब भी क्या होगा, रोटेशन का टेंडेंसी देखो, इसको ऊपर फोर्स कैसे रहेगा ऐसे, इसको ऊपर फोर्स ऐसे, तो इसमें भी ऐसे टेंडेंसी रहेगा रोटेशन का। उसका मतलब क्या है कि इस पोजीशन में डायपोल को अगर इस पोजीशन में ऐसे करके छोड़ देंगे तो वापस ऐसे आ जाएगा, फिर वेलोसिटी लेकर अगर यहाँ तक पहुंच गया फिर वापस ऐसे आ जाएगा। उसका मतलब क्या, इस डायरेक्शन के वर्ड क्या करेगा, ये ऐसे सेम करेगा, ऐसे ऐसे। पहले सपोज ये सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले ऐसा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से कुछ रोटेट करके आया, फिर यहाँ वो चला गया, फिर इधर आया, तो ऐसे ऐसे रोटेट करेगा। तो ये क्या करेगा, ऐसे सेम करेगा, जिसको बोलते हैं अंगुलर एसेचन। लीनियर एसेचन नहीं है यहाँ पे, अंगुलर एसेचन। लीनियर एसेचन मतलब क्या, जैसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है उसको बोलते हैं लीनियर एसेचन। यहाँ पे जो सिस्टम है उसको क्या बोलते हैं, अंगुलर एसेचन। ठीक है, तो अब अंगुलर एसेचन कैसे लिखेंगे, देखो अगर थीटा बहुत स्मॉल होगा साइन थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो टॉर्क कितना हो जाएगा, देखो PE थीटा। टॉर्क को क्या लिखेंगे, आई अल्फा इक्वल टू PE थीटा। तो अल्फा कितना हो जाएगा, PE बाय आई इंटू थीटा। तो जैसे लीनियर एक्सीलरेशन में हम लेते हैं A इक्वल टू -ω²x, एंगुलर एक्सीलरेशन में लेते हैं A को अल्फा में रिप्लेस करेंगे, -ω²x को थीटा में रिप्लेस करेंगे। तो इसको कंपेयर करो, अल्फा इक्वल टू ω² थीटा, माइनस लगा दो एक अपोजिट डायरेक्शन में, तो ω² कितना हो गया, PE बाय आई। तो ओमेगा कितना देखो, PE बाय आई का रूट ओवर टाइम पीरियड 2 पाई आई बाय पी। तो ये हो गया हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला। तो ऐसे कोई भी डायपोल देगा उसका टाइम पीरियड निकाल सकता हूँ। सपोज सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ, वही पहले वाला जो रॉड वाला क्वेश्चन है। एक रॉड है जिसका मास लेस है, ये चार्ज Q है, ये चार्ज Q है। अगर थीटा एंगल से छोड़ दिया, इसका टाइम पीरियड लिखने की कोशिश करेंगे
तो टाइम पीरियड क्या लिखोगे, फॉर्मूला लगाएंगे 2 पाई आई बाई पी। तो आई किसका वर्ड निकालेंगे, सेंटर का वर्ड निकालेंगे। तो आई कितना हो जाएगा, m इंटू एल बाई टू का होल स्क्वायर लास्ट कैलकुलेशन इंटू 2। तो ये कितना एम एल स्क्वायर बाई 2। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई आई कितना है एम एल स्क्वायर बाई 2 पी ई। तो ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला टाइम पीरियड का। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक डायपोल का रखा है P और ये एंगल थीटा है। इसका पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, जरूरत नहीं है। तो याद रखो पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू माइनस P डॉट E और इसको लिखेंगे माइनस पी ई कॉस थीटा। ये है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, डायपोल का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पी ई कॉस थीटा। ठीक है, अब सपोज देखो तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगा, जब कॉस थीटा और थीटा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कितना है माइनस पी। और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा कितना है 180 डिग्री, कॉस 180 कितना हो जाएगा -1। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितना है पी। और पोटेंशियल एनर्जी 0 कितना हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है 0 है। ठीक है, तो इसको हमने माना है क्या रेफरेंस पॉइंट। जैसे जहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मानते हैं तो इसको क्या मानते हैं, रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी थीटा 90 डिग्री, पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अब इसको थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, ये है क्या चीज। थीटा 0 मतलब क्या है, एंगल P और E में एंगल कितना है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है तुम्हारा P। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है मिनिमम है, कितना है -P। और 180 डिग्री का मतलब क्या, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, डायपोल ऐसा है। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या है मिनिमम है और ये क्या है मैक्सिमम है, और इसका वैल्यू कितना है P। अब सोचो, याद करो कि एसएचएम में कंडीशन रहता है। तो एसएचएम क्या कंडीशन रहता है कि पार्टिकल जब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन में है उसको डिस्प्लेस करेंगे तब एसएचएम होगा। मैंने पहले भी डिस्कशन कर चुके हम एसएचएम के बारे में, और 11th क्लास में पढ़े होंगे कि हमेशा पार्टिकल को मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन में डिस्प्लेस करेंगे तब एसएचएम करेगा। उसका मतलब इसीलिए हम बोलते थे कि इस पोजीशन में पार्टिकल अगर डायपोल को डिस्प्लेस करेंगे, ऐसे कर देंगे, वापस ऐसे आगे एसएचएम करेगा, मतलब ऐसे होना चाहिए डायपोल को। बट इस पोजीशन में अगर डिस्प्लेस करेंगे तो वो क्या करेगा, एसएचएम नहीं करेगा। कैसे देखो, सपोज मैं इसको डिस्प्लेस किया ऐसे, सेम टाइप, अगर इसको मैंने डिस्प्लेस किया ऐसे कर दिया, तो इसको फोर्स कैसे लगेगा, ऐसे फोर्स लगेगा, ऐसे फोर्स लगेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो वापस ऐसे ले आएगा। बट इस केस में देखो, अगर इसको मैं डिस्प्लेस करता हूं, मतलब ऐसे कर दिया, थोड़ा सा नीचे लेकर आ गया, अब इसको फोर्स कैसे लगेगा, देखो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, हमेशा देखो कि नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो इसको अगर फोर्स कैसे लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में, और ये ऐसे रहेगा। तो इसमें तो टॉर्क लगेगा, बट कैसे रोटेट करेगा, ये वापस ऐसे रोटेट कर देगा, मतलब वो एसएचएम नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल क्या होना चाहिए, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सराउंडिंग में वर्ल्ड में, वो हमेशा क्या होना चाहिए, अपना मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन में पहुंचना चाहते हैं। बट यहाँ पे क्या होगा, देखो सपोज मैंने इसको ऐसे डिस्प्लेस किया, ऐसे घूम के इस पोजीशन में आ जाएगा, मतलब क्या मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन में। अगर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन में डिस्प्लेस करोगे तभी एसएचएम करेगा। ठीक है, तो कई बार पूछता है कि वर्क डन निकालो, वर्क डन क्या लिखेंगे, वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल फ्रॉम θ1 to θ2। तो वर्क डन क्या लिखेंगे, देखो वर्क डन इसका डेल्टा यू मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस इतना याद रखो, वर्क डन इक्वल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या लिखेंगे, माइनस पी कॉस ऑफ θ2, θ1 से θ2 गया, फाइनल कितना θ2 है, माइनस ऑफ माइनस पी कॉस ऑफ θ1। तो वर्क डन का फॉर्मूला कितना हो गया, PE cos of θ1 माइनस cos of θ2। अगर फॉर्मूला याद नहीं रहा तो इसको डायरेक्टली यूज करो, आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बस याद रखना पड़ेगा तुम्हें।
तो ये पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो डायपोल का जो पोटेंशियल है, डायपोल का अपना पोटेंशियल अलग है। यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनेशन दे रहे हैं, डायपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा। देखो अभी तक हमने क्या डिस्कशन किया, डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा और उसके ऊपर टॉर्क कैलकुलेशन किया, उसका पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेशन किया। अब हम क्या करेंगे, डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। डायपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए भी। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बार आया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें टॉर्क जीरो होगा, फोर्स जीरो होगा, या फिर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या जीरो नहीं होगा। ठीक है, अब देखो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या, ई डिस्टेंस जो है वेरी कर रहा है। सपोज मैंने डायपोल को रखा, ठीक है, अब इसमें क्या बोलेंगे, ध्यान से देखो जो बोल रहा हूं कि ये तुम्हारा क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है और ये डिस्टेंस कितना है, अगर इस छोटा डायपोल है, ये डिस्टेंस को मैं dx मान ले रहा हूं, तो इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, चार्ज q है, ये माइनस q है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, q इंटू, सपोज यहाँ पे फोर्स जो है कौन सा डायरेक्शन रहेगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से ऐसे फोर्स रहेगा और पॉजिटिव चार्ज की वजह से ऐसे फोर्स रहेगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे, q इंटू सपोज ex। तो इस पॉइंट में जो आएगा तो dx डिस्टेंस बढ़ गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे, q इंटू ई एक्स प्लस dx। उसका मतलब ये हुआ कि हमेशा क्या रहेगा, इसमें एक फोर्स रहेगा। मतलब पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल विल एक्सपीरियंस फोर्स। मतलब इसमें नेट फोर्स क्या है, जीरो नहीं है। पहले वाला केस में क्या था, जीरो था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये याद रखो कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल पर फोर्स लगेगा, हमेशा लगेगा। ठीक है, अब देखो अगर डायपोल परपेंडिकुलर पोजीशन में रहेगा, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वेरी कर रहा है, एक ही पोजीशन है, अगर ऐसे रख दिया तो इसमें फोर्स जीरो रहेगा। अब इसके अलावा किसी भी पोजीशन में रखो, इसमें नेट फोर्स आएगा। ठीक है, अब इसके नेट फोर्स कैसे लिखेंगे, एफ नेट क्या लिखोगे, देखो तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, क्यू ई एक्स प्लस डी एक्स और माइनस क्यू ई एक्स, एक्स क्या फंक्शन है, तो ये हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं हम, देखो नीचे में dx डिवाइड कर रहा हूं और ऊपर dx मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देखो क्या लिख रहा हूं, e और q इंटू dx, तो ये कितना है, देखो e x प्लस डेल्टा एक्स dx माइनस ए एक्स बाय डेल्टा एक्स। तो ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है तुम्हें, dx और डेल्टा एक्स भी ले सकते हो। सपोज स्टार्टिंग में डेल्टा एक्स ले रहा हूं, तो ये कितना हो गया, तो ये किसका, ये डिफरेंशिएशन का क्या है, डेफिनेशन है, पढ़े होंगे मैथ में। तो q इंटू डेल्टा एक्स क्या है, q है डेल्टा एक्स, इसको क्या लिखेंगे p, तो p इंटू डी बाई डी एक्स। तो ये है फॉर्मूला फोर्स का, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल रहेगा तो ये क्या है, फोर्स ऑन डायपोल। अगर यूनिफॉर्म रहेगा तो डी बाई डी एक्स कितना जीरो हो जाएगा, फोर्स जीरो होगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म में रहेगा तो उसको फोर्स कितना है, ये पी इंटू डी बाई डी एक्स। बाकी अगर टर्क की बात करेंगे, टर्क क्या हो जाएगा, ये तो फोर्स के बाद मैंने कर लिया, टर्क की बात अगर करेंगे, टर्क जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। टर्क कब होगा, सपोज ये डायपोल है और ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर ऐसे सेम लाइन में रह गया तो यहाँ पे क्या है, टर्क जीरो है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायपोल को अपोजिट में रखा, इसमें टर्क कितना होगा, जीरो होगा। बट अगर कुछ एंगल करके अगर रख दिया तो उसमें टर्क हो जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वेरिएबल, ये है डायपोल ऐसा है, तो इसमें टर्क कितना है, जीरो नहीं है। उसका मतलब क्या, टर्क में भी जीरो और में नॉट जीरो। तो टर्क के लिए पहले वाला कंडीशन एप्लीकेबल होता है, अगर पैरेलल एंटी पैरेलल रहेगा तो उसमें टर्क क्या है, जीरो है, और नहीं रहेगा तो टर्क जीरो नहीं है। अब क्वेश्चन देखो इसको कैसे बनाते हैं। सपोज मैं बोलूंगा एक डायपोल है, ऐसे रखा हुआ है,
और उससे r डिस्टेंस दूरी पे कोई चार्ज है q। अगर मैं बोलूंगा फाइंड फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू चार्ज q प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस r, तो डाइपोल पर कितना फोर्स रहेगा। अब कैसे करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, ये चार्ज क्यू के वजह से यहाँ पे अब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। चार्ज क्यू जो वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। अब क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल आ गया, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इंटू डी बाई डी एक्स। तो P इंटू डी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, और डी बाई आर है, यहाँ पे डी आर में ले रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, पॉइंट चार्ज की वजह से। तो ये कितना देखो, P इंटू ये कितना हो जाएगा, के क्यू, ये कितना हो जाएगा माइनस वन बाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना है, चलिए माइनस 2 बाय आर क्यू। तो ये कितना था, माइनस 2 के पी क्यू बाय आर क्यू। नेगेटिव चार्ज ये बताता है कि फोर्स क्या है, अट्रैक्टिव है। ठीक है, अब देखो इसको मैं अलग तरीके से सोच सकता हूँ, तो इतना डिफरेंशिएशन करना नहीं पड़ेगा। सोचो, अगर मैं बोलूंगा फोर्स ऑन डाइपोल, तो चार्ज क्यू डाइपोल के ऊपर जितना फोर्स लगा रहा है, ऐसे मैं बोल सकता हूँ डाइपोल क्यू के ऊपर उतना फोर्स लगा रहा है। ध्यान से थोड़ा सोचना पड़ेगा क्या बोल रहा हूँ मैं। क्यू डाइपोल के ऊपर जितना फोर्स लगा रहा है, डाइपोल क्यू के ऊपर भी उतना ही फोर्स लगा रहा होगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है हमेशा। क्यू डाइपोल के ऊपर जितना फोर्स लगा रहा है, डाइपोल क्यू के ऊपर उतना फोर्स लगा रहा है। तो मैं इसका बोल सकता हूँ कि डाइपोल के वजह से इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, एक्सियल पॉइंट है कितना है, 2 के पी बाई आर क्यू। ठीक है, और 2 के पी बाई आर क्यू है, तो फोर्स कितना हो जाएगा, ए इंटू क्यू। तो 2 के पी क्यू बाई आर क्यू। देखो ये भी आंसर सेम आया था। ये मैंने सेकंड मेथड में किया, जो कि थोड़ा सा लॉजिकल मेथड है, कोई कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा। कुछ और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। देखो, और देखो एक रिंग है, रिंग का x डिस्टेंस दूरी पे डाइपोल रखा है, तो इसमें फोर्स क्या लगेगा, सेम फार्मूला लगाएंगे, फोर्स इक्वल टू P इंटू डी बाई डी एक्स। तो रिंग के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, के क्यू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब इसका थोड़ा सा बड़ा डिफरेंशिएशन है, मैं नहीं कर रहा हूँ, बट कैलकुलेशन अगर करेंगे तो इसका डिफरेंशिएट करो तो तुम्हें फोर्स मिल जाएगा। तो इस टाइप का नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल रखेंगे तो उसका फोर्स हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब देखो डाइपोल का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, इंटरेक्शन बिटवीन डाइपोल्स। एक डाइपोल दूसरे डाइपोल के ऊपर कैसे फोर्स लगाएगा, कैसे टॉर्क लगाएगा, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का टॉपिक है, तो इसमें ज़्यादा मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, वो एडवांस क्लास में किया जाएगा। बट यहाँ पे जस्ट बता दे रहा हूँ ताकि कुछ शॉर्ट क्वेश्चन टाइप का फॉर्मूला याद रख सकते हो। तो वही टेक्निक लगाएंगे हम, फोर्स इक्वल टू पी इंटू डी बाय डी एक्स और डी आर। ठीक है, सपोज ऐसा है केस 1, इसका 3 केस रहता है, मैं जस्ट 2 केस डिस्कशन करूंगा और आगे डिस्कशन नहीं करूंगा। सपोज ऐसे डाइपोल है P1 और यहाँ पर डाइपोल है P2, इनके बीच में अगर डिस्टेंस आ रहा है, तो अगर मैं बोलूँगा कि P1 P2 के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है और P2 P1 के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, तो क्या करेंगे, तो वही चीज़ अगर P1 P2 का जो फोर्स लगाएगा, तो P1 का इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से P2 के ऊपर फोर्स लगाएगा, तो P1 का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पे जो फोर्स लिखेंगे तो क्या लिखोगे, हम क्या लिख रहे हैं, P1 के पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा, ऐसे आएगा E1, तो क्या लिखेंगे, फोर्स P2 इंटू डी E1 बाई डी एक्स। मतलब ऐसे इमेजिन करो कि P1 के पास कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है E1 और उसमें P2 रखा हुआ है, तो P2 इंटू डी बाई डी एक्स
अब 2kp1 बाय आर क्यूब, इसको डिफरेंशिएट करो और एक्स क्यूब और डी बाई डी आर ले लेना। देखो कितना हो जाएगा 2kp1p2, तो ये कितना हो जाएगा देखो -3 r टू द पावर 4, तो ये -6kp1p2 बाय r टू द पावर 4। तो ये हो गया फोर्स मैग्नीट्यूड। और ये फोर्स का डायरेक्शन कैसा है बताओ, अट्रैक्टिव फोर्स है। केस 2 देखो, केस 2 ऐसा है, सपोज ये p1 है, p2 ऐसा रखा हुआ है, तो अब इसका हम क्या निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, पहले इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे और इनटू डी बाई डी एक्स, तो इसका भी फोर्स क्या लिखोगे P2 इंटू d1 बाई डी एक्स, P2 d बाई डी एक्स। अब सपोज ये डिस्टेंस x है, अब ये कौन सा वाला पॉइंट है, इसका इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो ये कितना हो जाएगा kp1 बाई आर क्यूब, और kp1 बाई आर ले लेते हैं आर क्यूब, तो P2 kp1 P2, तो ये कितना हो गया -3 बाय आर टू द पावर 4, तो ये हो गया फोर्स। ठीक है, अब इसमें और ज़्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ ये, क्योंकि ये एडवांस का पार्ट है, तो इससे ज़्यादा डिटेल डिस्कशन एडवांस क्लास में किया जाएगा, बट यहाँ पे थोड़ा डाइपोल कंप्लीट हो जाता है।